गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आइए ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए आज अपन किस वीडियो में चर्चा करेंगे, इस लेक्चर में चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अपना है ड्राइंग एंड पेंटिंग और ये लेक्चर नंबर है 104 नंबर। कौन सा है? 104 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पूर्व अपन 103 नंबर के लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा की थी, गुप्त काल के बारे में चर्चा की थी, जिसका समय 320 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक माना गया है। अपन ने उसमें चर्चा की थी कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से राजा हुए थे, किसके समय में प्रोग्रेस अधिक हुई थी, किसके समय में सोने के सिक्के चले थे और किस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, विक्रम संवत चालू करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, आदि सभी के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। और उसके बाद में ये भी चर्चा हुई थी कि गुप्त काल में कौन कौन से मूर्ति शिल्प बने थे, स्तूप बने थे और इसके अलावा मंदिरों का निर्माण हुआ था। इन सब के बारे में चर्चा हुई थी। जो बची हुई चर्चा है यानी बाकी की चर्चा आज करेंगे अपन। और आज प्रारंभ करेंगे अपन गुप्त कालीन ब्राह्मण धर्म की जो मूर्तियां हैं, गुप्त काल में जो ब्राह्मण धर्म की जो मूर्तियां बनी थी उसके बारे में कि कौन कौन सी मूर्तियां हैं। और उसके बाद में चर्चा करेंगे गुप्त काल और कुषाण काल की मूर्तियों में क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गुप्त कालीन ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे मूर्ति आती है नागराज की मूर्ति। कौन सी? नागराज की मूर्ति। नागराज कौन सी मूर्ति आती है? नागराज की आती है। नागराज की एक बैठी हुई प्रतिमा जो अजंता की 19वीं गुफा से प्राप्त हुई है। कहां से? अजंता की। आपने अजंता पढ़ा होगा, अजंता महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले के पास। तो वहां पर कितनी गुफाएं हैं टोटल 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाएं तो चैत्य हैं, बाकी की सभी क्या है? विहार है। चैत्य का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की, प्रतीकों की आदि की पूजा उपासना होती थी, तो वो चैत्य गुफाएं होती हैं। और जिन गुफाओं में बोधिसत्व रहते थे यानी उनके रहने करने का निवास स्थान था, वो विहार गुफाएं कहलाती है। तो अजंता में टोटल 30 गुफाएं थी, जिसमें से 25 गुफाएं विहार थी और 5 गुफाएं चैत्य थी। तो अजंता की गुफा संख्या 19 है। उसमें नागराज की एक बैठी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है जो गुप्त कालीन है। कब की है? गुप्त काल की है। तो नागराज की पहले नंबर पे है नागराज की बैठी हुई प्रतिमा। नागराज की एक बैठी हुई प्रतिमा जो अजंता की गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है, जो गुप्तकालीन है। कौन से काल की है? गुप्त काल की है। अजंता की एक बैठी हुई प्रतिमा, नहीं सॉरी, नागराज की एक बैठी हुई प्रतिमा जो अजंता की गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है, जो कौन सी है? गुप्तकालीन। इस प्रतिमा में नागराज के समीप ही उनकी रानी भी बैठी हुई है, यानी कि जो नागराज है, सांप है, उसके पास में ही
उनकी रानी भी बैठी हुई है, नागराज के पास में ही उनकी रानी बैठी हुई है। वे एक शिला पर आसीन है, एक शिला यानी एक पत्थर की चट्टान पर आसीन है। मोतियों के अलंकरण धारण किए हुए हैं, मोतियों के अलंकरण है वो भी धारण किए हुए हैं। माथे पर अत्यंत कलापूर्ण मुकुट है, जिसके पीछे सर्प के 7 फन बनाए गए हैं। यानी कि ये जो राजा रानी है नागराज, ये तो पुरुष ही है, लेकिन इसके पीछे सांप के 7 फन बनाए गए। कितने सांप के? इस प्रकार से 7 फन बनाए गए हैं। ये तो कितने सांप हुए? 5 ही हुए, 2 सांप और जोड़ लो, ऐसे फन बनाए गए पीछे की तरफ। तो एक मूर्ति तो ये गुप्तकालीन है जो ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों में मानी जाती है। इसके अलावा कार्तिकेय की एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे कार्तिकेय की प्रतिमा, कार्तिकेय की एक प्रतिमा। कार्तिकेय की एक प्रतिमा है जो गुप्तकालीन है, और ये कहां से प्राप्त हुई है? ये कला भवन काशी में रखी हुई है। कार्तिकेय की एक प्रतिमा जो गुप्तकालीन है, और अभी ये कहां रखी हुई है? अभी ये कला भवन काशी में रखी हुई है। अभी कला भवन काशी में रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है? कला भवन काशी में रखी हुई है। इसके अलावा तीसरे नंबर की जो मूर्ति है वो है लोकेश्वर शिव। कौन सी है? तीसरे नंबर की लोकेश्वर शिव की प्रतिमा। लोकेश्वर शिव की प्रतिमा भी गुप्तकालीन है, और यह मूर्ति सारनाथ के संग्रहालय में रखी हुई है। लोकेश्वर की शिव की प्रतिमा भी गुप्तकालीन है, जो कहां रखी हुई है? सारनाथ के संग्रहालय में। सारनाथ के संग्रहालय में है। कहां पर है? सारनाथ के संग्रहालय में। ये है कला भवन काशी में रखी हुई है, और ये अजंता की गुफा संख्या 19 में प्राप्त हुई है, जो गुप्तकालीन है। इसके अलावा एक अन्य मूर्ति शेष साई विष्णु की प्राप्त हुई है। किसकी? शेष साई विष्णु की। चौथे नंबर पे है शेष साई विष्णु। किसकी प्राप्त हुई है? शेष साई विष्णु की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो देवगढ़ के एक मंदिर से प्राप्त की गई मूर्ति है। शेष साई विष्णु की प्रतिमा जो देवगढ़ के एक मंदिर से प्राप्त प्रतिमा है, जो देवगढ़ से प्राप्त एक मंदिर से मिली हुई है। इसके अलावा एक और मूर्ति है गोवर्धनधारी कृष्ण। क्या नाम है? गोवर्धनधारी कृष्ण। गोवर्धन धारी कृष्ण, गोवर्धनधारी कृष्ण। ये मूर्ति भी गुप्तकालीन है। कौन से काल की है? गुप्तकालीन है। और यह मूर्ति कांसे के, यानी काशी है ना, बनारस, काशी के एक टीले से प्राप्त हुई है। काशी में एक टीला है, उस टीले से प्राप्त हुई है। अभी यह मूर्ति बनारस संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां से मिली है?
यह प्रतिमा कांसी के एक टीले से प्राप्त हुई है, टीले से प्राप्त हुई है, जो बनारस संग्रहालय में रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है? बनारस संग्रहालय में रखी हुई है। बनारस संग्रहालय में रखी हुई है, वाराणसी में। और इस मूर्ति का नाम है गोवर्धनधारी कृष्ण। इसके अलावा वराह अवतार की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कौन सी? वराह अवतार की मूर्ति, वराह अवतार की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। वराह अवतार की मूर्ति, कौन सी मूर्ति? वराह अवतार की मूर्ति। और यह मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? यह मूर्ति भेलसा के पास में उदयगिरी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए एक मंदिर में स्थापित है। कहां पर? यह मूर्ति भेलसा के पास। यह मूर्ति भेलसा के पास स्थित उदयगिरी में, भेलसा के पास स्थित उदयगिरी में राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाए गए एक मंदिर से प्राप्त हुई है, जो वहां पर अभी भी स्थापित है। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए मंदिर से बनवाए गए मंदिर से प्राप्त हुई है। 6 मूर्ति हमें अभी तक प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया लोहे का लाट, कौन सा? लोहे का लाट, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली ग्राम में स्थित है और इसे दिल्ली की किल्ली भी कहते हैं। दिल्ली की किल्ली भी कहते हैं। यह भी गुप्तकालीन है। तो लिखेंगे 7वें नंबर पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया या बनवाई गई लोहे की लाट, जो कहां पर स्थित है? जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली ग्राम में स्थित है। लोहे की लाट जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली ग्राम में स्थित है, इसे दिल्ली की किल्ली भी कहते हैं। इसे
दिल्ली की किल्ली, इसे दिल्ली की किल्ली भी कहते हैं। तो ये भी कौन सी है? गुप्तकालीन है। ये भी गुप्तकालीन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में प्राप्त मूर्ति कला के उदाहरण अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के हैं और संभवतः इसी के लिए इसे स्वर्ण युग की उपाधि दी गई होगी। एक बार वापिस से अपन चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? गुप्तकालीन ब्राह्मण धर्म की जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है वो कौन कौन सी मूर्तियां हैं, किन किन स्थानों से प्राप्त हुई है और अभी वर्तमान में ये मूर्तियां कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए नंबर 1 पर देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है नागराज की एक बैठी हुई प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? नागराज की एक बैठी हुई प्रतिमा जो अजंता की गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है। कौन सी गुफा से प्राप्त हुई है? अजंता की गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है, जो आज भी वहां पर विद्यमान है और ये गुप्तकालीन है। तो आपको याद रखना है कि नागराज की एक बैठी हुई प्रतिमा जो अजंता की गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है, ये भी गुप्तकालीन है। दूसरे नंबर पे है कार्तिकेय की एक प्रतिमा जो गुप्तकालीन है और अभी ये कला भवन काशी में रखी हुई है। ये कहाँ पर रखी हुई है? काशी में जो कला भवन है उसमें अभी भी ये स्थित है और इस मूर्ति का नाम है कार्तिकेय की एक प्रतिमा। कार्तिकेय की एक प्रतिमा। तीसरे नंबर पर है लोकेश्वर शिव की प्रतिमा। कौन से शिव की? लोकेश्वर शिव की प्रतिमा जो गुप्तकालीन है और ये कहाँ पर रखी हुई है? ये सारनाथ के संग्रहालय में है। सारनाथ का संग्रहालय यूपी बनारस में है। सारनाथ के संग्रहालय में है, वाराणसी में। चौथे नंबर पे है शेष साई विष्णु की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? शेष साई विष्णु की प्रतिमा जो देवगढ़ के एक मंदिर से प्राप्त प्रतिमा है। जो देवगढ़ से प्राप्त एक मंदिर से प्राप्त प्रतिमा है। देवगढ़ में एक मंदिर है, उस मंदिर में ये प्रतिमा लगी हुई है और इसका नाम है शेष साई विष्णु। शेष साई विष्णु यानी कि जो विष्णु भगवान है वो आराम की मुद्रा में बनाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, अंकित किए गए हैं। पांचवें नंबर पर है गोवर्धन धारी कृष्ण। कौन सा? गोवर्धन धारी कृष्ण। और यह प्रतिमा काशी के एक टीले से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? काशी में एक टीला है, उस टीले से प्राप्त हुई है जो बनारस संग्रहालय में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? बनारस संग्रहालय में रखी हुई है। छठे नंबर पे हम देखेंगे वराह अवतार की मूर्ति। किसकी मूर्ति? वराह अवतार की मूर्ति। यह मूर्ति भेलसा के पास स्थित उदयगिरी में राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए मंदिर में स्थित है। किसकी मूर्ति? वराह अवतार की मूर्ति। और इसके बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लोहे की लाट, यानी कि ये जो लाट बनी हुई है ये लोहे का बना हुआ है और आज तक इसमें जंग नहीं लगी हुई है और ये प्योर लोहे का बना हुआ है, जिसको लोहे की लाट कहते हैं, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली ग्राम में स्थित है और इसे दिल्ली की किल्ली भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा लोहे की लाट किसने बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी और इसका अन्य नाम क्या है? तो लोहे की लाट गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई और ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली ग्राम में स्थित है और इसे दिल्ली की किल्ली भी कहते हैं। यह क्वेश्चन आएगा दिल्ली की किल्ली के नाम से
निम्न में से किसको पहचाना जाता है? तो दिल्ली की किल्ली के नाम से लोहे की लाट को पहचाना जाता है, जो कुतुब मीनार के पास मेहरौली गांव में स्थित है। और किसने बनवाई थी ये बनवाई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किस समय बनवाई थी, कौन से काल में बनवाई थी? ये बनवाई थी गुप्त काल में, गुप्तकालीन है। अब हम चर्चा करेंगे गुप्तकालीन एवं कुषाणकालीन मूर्तियों में क्या अंतर है, अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से उतार लो, 5 मिनट का टाइम है। उतार लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। अब चर्चा करेंगे अपन कुषाण काल की बुद्ध मूर्तियों से गुप्तकालीन मूर्तियों में क्या अंतर है। यानी कि एक तरफ तो अपन कुषाण काल की मूर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरी तरफ चर्चा करेंगे अपन गुप्तकालीन मूर्तियों के बारे में। कुषाणकालीन बुद्ध मूर्तियों में एक तरफ लेंगे अपन कुषाण काल को और दूसरी तरफ लेंगे अपन गुप्त काल को। यहां लिखेंगे कुषाण काल
और यहाँ लिखेंगे गुप्त काल। तो देखिए कुषाण काल की जो मूर्तियां हैं वो चारों ओर से कोर कर बनाई गई है, जबकि गुप्त काल में केवल सामने से दिखाई दिए जाने वाली मूर्तियां हैं। यानी कि गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं उनको चारों तरफ से गढ़ाई कर करके उन्हें गढ़कर बनाई गई है चारों तरफ से। लेकिन जो गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं उनको केवल सामने से, जो सामने से दिख जाए अगल बगल से, बस ऐसे ही बनाई गई। बाकी पीछे से क्या कर दिया, सपाट छोड़ दिया गया। पत्थर में जो मूर्तियां बनाई उसको पत्थर में ही छोड़ दिया गया है। लेकिन गुप्त काल की जो मूर्ति है उसको चारों तरफ से, फ्रंट से, सामने से, अगल बगल से, पीछे से, सब तरीके से उसको गढ़कर तैयार की गई है। तो पहला अंतर तो यही है। तो लिखेंगे कुषाण काल में, लिखेंगे पहले कि मूर्तियां चारों ओर से कोर कर बनाई गई हैं। मूर्तियां चारों ओर से कोर कर यानी गढ़कर बनाई गई है, उन्हें गढ़कर बनाई गई है। और गुप्त काल में लिखेंगे कि गुप्त काल में केवल सामने से दिखाई दिए जाने वाली मूर्तियां हैं। गुप्त काल में केवल सामने से दिखाई दिए जाने वाली मूर्तियां हैं। सामने से ही वो गढ़ी हुई दिखती है, बाकी पीछे से उन्हें सपाट छोड़ दिया गया है। पहला अंतर तो ये हो गया। इसके बाद अब आप लिखेंगे दूसरा अंतर। कौन सा अंतर? दूसरा अंतर कि कुषाण काल में जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में चपटी नाक, चौड़ा मुखमंडल तथा भारी शरीर अंकित किया गया है। दोबारा सुनो एक बार। कुषाण काल में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, बुद्ध की मूर्तियां, उन मूर्तियों में चपटी नाक बनाई है और चौड़ा मुखमंडल बनाया है तथा भारी शरीर अंकित किया गया है। जबकि गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं, कौन से काल की? गुप्त काल में नुकीली नाक बनाई गई है, नाक को थोड़ा सा लंबा बनाया गया है, गोल भरा हुआ मुखमंडल बनाया गया है, गोल मुखमंडल बनाया गया है। सुंदर और कोमलता लिए नाक नक्श मिलते हैं किसमें? गुप्त काल में। तो दूसरा अंतर ये हो गया। इसके बाद जैसे कि तीसरा अंतर अपन पढ़ेंगे कि कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों का जो सिर है वो मुंडा हुआ दिखाया गया है। यानी कि कुषाण काल में जो मूर्तियां हैं उनमें जो सिर है ये मुंडा हुआ दिखाया गया है, यानी कि सिर पर बाल नहीं है। भगवान बुद्ध के जो मूर्तियां मिली है कुषाण काल से उनमें बाल नहीं है, यानी कि वो सुंड मुंड गंजे हैं कुषाण काल में। जबकि गुप्त काल में जो मूर्तियां मिली हैं भगवान बुद्ध की उनमें घुंघराले बाल और घने सघन बाल भी दिखाई देते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर की जो विशेषता है वो ये है कि कुषाण कालीन बुद्ध मूर्ति के पीछे का जो प्रभा मंडल है
यानी कि मैं सपोज करो कि मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति हूँ और मेरे पीछे इस प्रकार से एक गोल प्रभा मंडल बना हुआ दिखाई देगा, तो कुषाण कालीन बुद्ध की मूर्तियों में पीछे को जो प्रभा मंडल है वो बिल्कुल सादा बनाया गया है, प्रभा मंडल बिल्कुल ही सादा बनाया गया है। जबकि गुप्त काल की प्रतिमाओं के पीछे का जो प्रभा मंडल है उसको अलंकरण युक्त बनाया गया है, यानी उसको अलंकरण युक्त बनाया गया है, उसे भी डेकोरेट सजाया गया है। चौथा अंतर ये हो गया। अब अपन चर्चा करेंगे पांचवें अंतर की कि कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों में हबे मुद्रा दिखाने के लिए दाहिना हाथ कंधे पर यानी दोबारा सुनो, जो कुषाण काल में जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उनमें अभय मुद्रा दिखाने के लिए, अभय मुद्रा दिखाने के लिए दाहिना हाथ है, ये वाला हाथ है, उसको कंधे की सीध तक, ये जो कंधा है इसकी सीध तक इस प्रकार से दाहिना हाथ को अभय मुद्रा में दिखाने के लिए कंधे की सीध तक उठा हुआ दिखाया गया है। ये कंधा है, इसकी सीध तक इतना ऊपर हाथ को दिखाया गया है उठा हुआ। कौन से हाथ को? दाहिने हाथ को। दोबारा सुनो एक बार पूरी लाइन को कि कुषाण काल की बुद्ध मूर्तियों में हबे मुद्रा में दिखाने के लिए दाहिने हाथ को कंधे तक ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। ये तो होगी कुषाण काल की बात। अब सुनो गुप्त काल की बात। गुप्त कालीन बुद्ध मूर्तियों में हाथों को केवल कोहनी की सीध में, हाथों को केवल इस प्रकार से कोहनी की सीध में ही ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। यानी गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं उनमें भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनको अभय मुद्रा में दिखाया ना उनका दाहिना हाथ, तो उसको केवल इतना ऊंचाई दिखाया गया है। लेकिन कुषाण काल की बुद्ध मूर्तियों में दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में दिखाया गया है, वो थोड़ा सा इस प्रकार से कंधे की सीध में दिखाया गया है। ये भी अंतर है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था। छठा अंतर हम देखेंगे कि कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों में वे सीधे खड़े दिखाई देते हैं, यानी कि कुषाण काल की जो बुद्ध मूर्तियां हैं उनमें भगवान बुद्ध को एकदम ऐसे सीधा खड़ा हुआ दिखाया गया है, बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, जिससे खड़े होने की मुद्रा में किंचित कठोरता आ गई है। यानी कि वो ऐसे खड़े हुए हैं तो उनका जो शरीर है वो खड़े हुए मुद्रा में दिखाया गया है, तो खड़े हुए मुद्रा में थोड़ी सी उसमें कठोरता आ गई है, जैसे कि कोई ऐंठ के खड़ा रहता है ना ऐसे, तो थोड़ी सी उसमें कठोरता आ गई, ऐसा आभास प्रकट होता है। लेकिन गुप्त काल की जो बुद्ध मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में खड़े होने का ढंग अत्यंत सहज है, यानी कि अत्यंत सहज है, और एक पैर का घुटना कुछ बाहर निकला हुआ है, एक पैर का जो घुटना है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। कैसे बताऊं? देखो वो जो ऐसे खड़े हुए हैं थोड़ा सा ऐसे, ये जो घुटना है ये थोड़ा सा गुप्त का, देखो कुषाण काल में तो ऐसे बराबर पैर करके खड़े हैं, लेकिन गुप्त काल में जो मूर्तियां हैं उनमें थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ निकला हुआ, ये घुटना है थोड़ा सा आगे की तरफ है, यानी कि बाहर निकला हुआ है। और गुप्त कालीन बुद्ध मूर्तियों में खड़े होने का जो ढंग है अत्यंत सहज है, अत्यंत सहज, यानी कि सरल रूप से भगवान बुद्ध को खड़े हुए दर्शाया गया है। तो ये अंतर था कुषाण कालीन मूर्तियों में और गुप्त कालीन मूर्तियों में। अब देखेंगे दोनों में अंतर, देखो क्या है। देखो कुषाण काल में जो मूर्तियां हैं वो चारों ओर से कोरकर या गढ़कर बनाई गई है, जबकि गुप्त काल में केवल सामने से दिखाई दिए जाने वाली मूर्तियां बनाई गई है। उसके बाद में दूसरे नंबर की विशेषता क्या आती है कुषाण काल में? कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों में चपटी नाक, चौड़ा मुखमंडल तथा भारी शरीर अंकित किया गया है, जबकि गुप्त काल में नुकीली नाक,
गोल व उभरा हुआ मुखमंडल, सुंदर व कोमलता लिए नाक नक्श बनाए गए हैं। तीसरी विशेषता है कुषाण कालीन बुद्ध मूर्तियों का सिर मुंडा हुआ है, यानी कि ऊपर से मुंडा हुआ बनाया गया, बाल नहीं है। लेकिन गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं उनमें सिर पर घुंघराले केस बनाए गए, केस यानी बाल। चौथे नंबर की विशेषता है बुद्ध मूर्तियों के पीछे प्रभामंडल बिल्कुल सादा है। बुद्ध मूर्तियों के पीछे प्रभामंडल बिल्कुल सादा है, जबकि गुप्त काल में प्रभामंडल को, मूर्तियों के पीछे जो प्रभामंडल है ना उसकी बात हो रही है, प्रभामंडल को अलंकरण युक्त बनाया गया है गुप्त काल में। पांचवें नंबर की विशेषता है कि कुषाण काल में हाथों को अभय मुद्रा में दिखाने के लिए दाहिने हाथ को कंधे की सीध तक ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। लेकिन गुप्त कालीन मूर्तियों में हाथ को अभय मुद्रा में दिखाने के लिए केवल कोहनी तक ही ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। छठे नंबर की विशेषता है कि कुषाण काल में बुद्ध मूर्तियां सीधे खड़े हुए दिखाई गई है और इतनी सरल सहज भाव से दिखाई गई है ताकि उनमें थोड़ा कठोरपन आ गया है। लेकिन गुप्त काल में जो मूर्तियां हैं वो खड़ी हुई तो दिखाई गई है, लेकिन एक पैर का जो घुटना है वो कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया है। कौन सी काल की मूर्तियों में? गुप्त काल की मूर्तियों में। तो इस प्रकार से आपने अभी समझा गुप्त कालीन मूर्तियां एवं कुषाण कालीन मूर्तियों के बारे में अंतर। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको उतार लो, और मैं कुछ मूर्तियों के बारे में आपको फोटो दिखा रहा हूं जो कुषाण कालीन और गुप्त कालीन है, देखेंगे आप।
तो ये थी कुषाणकालीन और गुप्तकालीन मूर्तियाँ आपने अभी देखी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप जब तक अपने नोट्स बनाएंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।